हेलो बच्चों, आपका आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ ओम प्रकाश पर स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी बिहार बोर्ड क्लास 12th के त्रैमासिक परीक्षा 2026 के प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। इसमें पूछे गए प्रश्नों के चारों विकल्प को भी हम लोग देखेंगे कि उनका क्या उत्तर होगा। अगर आप लोग पूरा पेपर सॉल्व कर लिए तो आपको इसी पेपर से बहुत सी जानकारी हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि पूरा वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट ना रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग जो है यहाँ, आप सबको पता होगा कि ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न पत्र जो है वो 80 मतलब इसका पूर्णांक 80 है। ठीक है। और इसमें जो है 70 प्रश्न जो है आपके ऑब्जेक्टिव है और 28 प्रश्न जो है सब्जेक्टिव है। टोटल प्रश्नों की संख्या 98 है। ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। जैसे जो सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम लोगों को 1 से 70 तक दिया गया है, जो कि इसमें से आपको सिर्फ 40 प्रश्न करने हैं। ठीक है। तो इस 40 प्रश्नों में आप लोग जो है आगे पीछे करके कहीं से भी आप लोग किए होंगे जो आपको आता रहा होगा अच्छे से, लेकिन हम लोग जो है इसमें सभी प्रश्नों को देखेंगे और इसके चारों उत्तर को, चारों विकल्प को भी देखेंगे, जिससे आपको जो है आने वाले एग्जाम जो भी है बोर्ड एग्जाम में भी काफी हेल्प करेगा इससे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं कि पहले प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। तो देखिए क्लास में मैंने पढ़ाया है इस चीज को, और उसके बाद जो है मेरे इस चैनल पे भी ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है। मैंने इस सबको पढ़ा रखा है। अगर आप लोग जो है इसको सबसे पहले इसको यहाँ पे देख लीजिए, अगर ना समझ में आए तो पूरी डिटेल्स में इन सब का जो है वीडियो पढ़ा हुआ आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपको देखना है कि स्वर जो है वो उच्चारण समय के आधार पे जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। एक होता है एक मात्रिक स्वर, एक होता है द्विमात्रिक स्वर और एक होता है त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है स्वर। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग जो है इन चारों ऑप्शन को देखेंगे और फिर इसका उत्तर क्या होगा उसको भी देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले दिखा है एक मात्रिक स्वर। ठीक है। एक मात्रिक लिखा है, वैसे इसमें आप जोड़ लेंगे एक मात्रिक स्वर। ठीक है। एक मात्रिक स्वर जो होता है इसको हम और किन नामों से जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसके जो है कभी कभी आपको हर्ष स्वर के नाम से भी ये देखने को मिलेगा। ठीक है। कभी हो सकता है पूछ ले हर्ष स्वर किसे कहेंगे। ठीक है। या इसी को ही हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है। हर्ष स्वर या मूल स्वर। ठीक है। ये चीज जो है आपको याद रखना है कि जो एक मात्रिक स्वर है उसके जो है उसको हम हर्ष स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, और एक नाम और आता है जिसको हम लोग लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है। मतलब इसके कई नाम हैं, एक मात्रिक स्वर, हर्ष स्वर, मूल स्वर और लघु स्वर। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर आपने एक मात्रिक स्वर के इतने तो नाम बता दिया कि जिसको हम लोग हर्ष स्वर बोलेंगे, मूल स्वर बोलेंगे, लघु स्वर बोलेंगे, एक मात्रिक स्वर बोलेंगे, तो इनमें कौन कौन सा आता है। तो इसमें आता है 4, इसमें आएगा। वो 4 कौन कौन सा है, इसमें हर्ष आ, हर्ष ई, हर्ष उ और री। ठीक है। ये 4 जो है इसमें आता है, ये याद रखना है। हर्ष स्वर जो है या मूल स्वर जो है या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आप यहाँ देख सकते हैं आ ई उ री। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है इसके उच्चारण में एक मात्रा का टाइम लगता है, इसलिए इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरा हम लोग इसका बी ऑप्शन देखते हैं, द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर इसका मतलब है कि इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगेगा, और इसको जो हम और किन नामों से जानते हैं, तो इसको हम दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, दीर्घ स्वर। और किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। यानी द्विमात्रिक स्वर के और कौन कौन से नाम है, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर और द्विमात्रिक स्वर। यानी इसके उच्चारण में 2 मात्रा का टाइम लगता है। इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें 7 आते हैं टोटल। कितने होंगे, 7। कौन कौन सा आपको देख लेना है, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ
औ, ठीक है। ये आपका कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसे स्वर हैं जो द्विमात्रिक स्वर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो यहाँ हम फिर से जो है सारी चीज को जो है एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब। फिर उसके बाद जो है ये भी देखिए, इसका उत्तर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है दुगना समय लग रहा है, तो दुगना समय या तिगुना समय बोला है, ठीक है। तो ये हम लोगों का 2 हो गया। और तीसरा जो है प्लुत, ठीक है। प्लुत क्या होता है, प्लुत जो है इसको हम लोग त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। कौन सा, त्रिमात्रिक स्वर, ठीक है, त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। अब ये त्रिमात्रिक स्वर इसका मतलब है कि इसमें कितना समय लगेगा, 3 गुना समय लगेगा, ठीक है, यानी इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगेगा। और इसमें कौन से होते हैं, यानी इसके जो है हम कैसे इसको लिखते हैं, तो कभी भी किसी भी स्वर के बाद अगर 3 जैसा ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाइए को उसको हम प्लुत कहते हैं, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग देखते हैं, ओम लिखा हुआ, ठीक है। ओम, अगर आप उसका ओम जो है उच्चारण जब हम देखते हैं करते हुए, तो ये काफी देर तक इसका उच्चारण होता है, ठीक है। इसमें 3 या 3 से अधिक मात्रा का भी समय लग जाता है, इसलिए उसको प्लुत कहते हैं। और यही ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तिगुना समय पूछा है तो तिगुना समय जो है प्लुत में लगता है। एक मात्रिक का यानी एक मात्रा का समय किस में लगेगा, तो हर्ष में लगेगा। 2 मात्रा का समय किस में लगेगा, दीर्घ में लगेगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं चौथा ऑप्शन भी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार क्या होता है, तो अनुस्वार अगर आपसे कोई पूछता है कि अनुस्वार क्या होता है, तो उसका आप बताइएगा कि उच्चारण, रुकिए, आप बताइएगा उच्चारण, ठीक है, उच्चारण में वायु केवल, वायु केवल, ठीक है, केवल नाक, नाक से निकलती है, निकलती है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। सिंपल सी बात है कि ऐसा स्वर जिसे ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में मतलब वायु जो है वो नाक से केवल निकले, उसे हम क्या कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे। अब इसका जो है आप देखे होंगे, जैसे अंगूर लिखा हुआ, ठीक है, अंगूर, तो इसमें यहाँ आपको क्या दिख रहा है, अनुस्वार दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अनुस्वार। जैसे आप लोग देखे होंगे अंग लिखा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, अनुस्वार है, ठीक है। जब भी आप इसको बोलेंगे तो इसमें जो है वायु केवल नाक से निकलती है, ठीक है। चलिए, इसका आपको पहले प्रश्न का उत्तर हो गया सी। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि उच्चारण वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण वायु प्रक्षेप की, वायु प्रक्षेप इसको आप समझ लीजिए, प्रक्षेप मतलब कोई चीज से फेंकना झटके से, ठीक है। तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से जो है व्यंजन के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद। अब ये कौन कौन से होते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। अब इसमें आप लोग जानते होंगे, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण। अब ये अल्प प्राण, इसमें क्या देखिए, अल्प मतलब थोड़ा सा, प्राण मतलब वायु, यानी कि ऐसे वर्ण जिसको बोलते समय थोड़ी सी वायु निकले, ठीक है, उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सा आता है अगर आपसे पूछा जाए, तो इसमें वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का 1 3 5, मतलब कहने का अर्थ है कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। इसके अलावा कौन कौन सा आता है, इसके अलावा आता है य, इसमें आता है र, इसमें आता है ला, ठीक है, ल, फिर इसमें आता है वा। यानी कि अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा और पांचवा। जैसे अगर हम क वर्ग को देखें तो क वर्ग में कौन कौन सा हो जाएगा, क, ठीक है, फिर ख, ख के बाद ग आता है ना, ग, उसके बाद घ नहीं, फिर ng आएगा, ठीक है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला,
तीसरा और पांचवा वर्ण और फिर य र ल व। ठीक है, इसके अलावा सभी स्वर को भी हम लोग जो है अल्प प्राण में रखते हैं, सभी स्वर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछता है या परीक्षा में नेक्स्ट आ जाता है कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है, या कौन सा जो है इनमें से अल्प प्राण है, तो आप लोग याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण या र ल व और सभी स्वर जो है ये सब अल्प प्राण में आते हैं। दूसरा कौन सा होता है, यानी कि हम लोग इसमें दो होता है, तो दूसरा होता है महाप्राण। कौन सा होता है? महाप्राण। ठीक है, अब ये महाप्राण जो होता है ये इसका नाम से ही क्लियर है, महा मतलब यहाँ ज्यादा के सेंस में रखेंगे और प्राण मतलब वायु होता है, यानी जिसमें ज्यादा वायु निकले, यानी अल्प प्राण से ज्यादा वायु निकले उसे हम महाप्राण में रखते हैं। तो इसमें कौन कौन सा होगा? प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और ये जो है तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श और हा। आप ये कह सकते हैं कि उसमें व्यंजन भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा वर्ण, जैसे यहाँ पे का कौन से का वर्ग लेते हैं तो उसका ख हो जाएगा और घ हो जाएगा, ख और घ। ठीक है, ऐसे ही हर एक वर्ग का आप दूसरा चौथा वर्ण ले सकते हैं और ये तीनों शा ले सकते हैं और ह ले सकते हैं। इसमें आपका ये किसमें आ जाता है? महाप्राण। तो यहाँ पे जो है प्रश्न जो पूछा है कि वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद, तो दो भेद होते हैं। ठीक है, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 जो है वो कौन सा है। कह रहा है कि झ वर्ण का उच्चारण स्थान है। ठीक है, यहाँ पे उच्चारण स्थान पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहला दिया है कंठ। कंठ से क्या क्या बोला जाएगा? तो कंठ से बोला जाएगा आपका ह्रस्व आ, ठीक है, उसके बाद दीर्घ आ, इसके बाद क वर्ग। कौन सा? क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन सा आ जाएगा? क ख ग घ न। ठीक है, उसके बाद कौन सा? ह, इसके बाद कौन सा? विसर्ग। ठीक है, ये सब के सब जो है कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका सूत्र होता है अकुह विसर्ग। ठीक है, अकुह विसर्ग जियानाम कंठ होता है। तो यहाँ पे आप इतना याद रखिए कि इसमें ह्रस्व आ, दीर्घ आ, उसके बाद का वर्ग और ह और विसर्ग, ये सब कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ से। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, यहाँ पे झ पूछा है, तो ये का वर्ग में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट तालु। तालु में कौन सा होता है? इचु ऐसा नाम तालव्य। इसमें क्या होगा? इसमें ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व ई दीर्घ ई, फिर च वर्ग, च वर्ग, च छ ज झ य, फिर उसके बाद या और तालव्य सा, ये सब किस में आएंगे? ये सब तालु से बोले जाते हैं, ये तालव्य वर्ण है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें च छ ज झ, झ किस में आएगा? च वर्ग में, है ना। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। ठीक है, तालु। अब चलिए और भी देख लेते हैं, यहाँ पे सी, सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसमें हो जाएगा री। ठीक है, अब देखिए इसमें दीर्घ री नहीं होता है, तो इसमें री हो जाएगा, फिर ट वर्ग, ट वर्ग। ठीक है, एक मिनट, इसमें हो जाएगा री, फिर ट वर्ग, ट वर्ग और उसके बाद रा और मूर्धन्य श, एक इसमें आ जाएगा, मूर्धा में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दंत से, दंत से कौन सा बोला जाएगा? तो इसमें बोला जाएगा, इसमें ट वर्ग, इसमें आ जाएगा ट वर्ग और उसके बाद ला और श। ठीक है, तो इसका ऋतु लषाणाम दंत है। ठीक है, तो ये इसमें ता वर्ग, ता था दा धना, फिर ला और श। ठीक है, ये सब दंत से बोले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप एक और बच रहा है, उसको भी देख लीजिए। ओष्ठ से उपओष्ठ है, तो ह्रस्व उ, दीर्घ उ और पा वर्ग। ठीक है, पा वर्ग, ये किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से। किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 3 का जो था वो बी ऑप्शन सही था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई
ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, यानी भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई क्या है। ये बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, ठीक है, थोड़ा यहाँ आसान कर दिया है, इसलिए ये ऑप्शन जो दिया है वो आपको देखने से लग रहा होगा कि इसमें कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये वर्ण होगा, शब्द होगा, पद होगा, वाक्य होगा। ठीक है, तो चलिए इस पे जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं यहाँ हम लोग देख लेते हैं, जिससे यहाँ पे कोई हमको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसका तो उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। ठीक है, वर्ण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर यही प्रश्न दे देता कि अगर यहाँ वर्ण के जगह पे लिख देता क्या, ध्वनि लिख देता, ठीक है, क्या लिख देता, ध्वनि, तो ध्वनि सही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम याद रखेंगे कि भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि। अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तब हम लोग वर्ण को लगाएंगे, यानी ध्वनि या ऑब्लिक में वर्ण को याद रखिएगा, वर्ण। ठीक है, ध्वनि या वर्ण जो होता है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको ध्वनि नहीं लिखा है तो वर्ण, वर्ण पे हम लगा देंगे। ठीक है, दूसरी चीज अगर यही पूछ लेता कि भाषा की, ठीक है, भाषा की सार्थक सार्थक लघुत्तम लघुत्तम इकाई, ठीक है, लघुत्तम इकाई, तो फिर आप कौन सा बताएंगे। भाषा की सार्थक लघुत्तम, जहां पे सार्थक शब्द आ जाता है वहां पे हम लोग याद रखेंगे कि क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। ठीक है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सार्थक पूछता तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता है, बी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो ऑप्शन ए, वर्ण। अब यहाँ और कुछ दिया है, यहाँ पद दिया है, पद किसे कहते हैं, तो चलिए हम लोग पद को भी देख लेते हैं कि पद किसे कहते हैं। कि जब जब शब्द, क्योंकि ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, पद किसे कहते हैं, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त प्रयुक्त या प्रयोग, ठीक है, प्रयुक्त कर दिए जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं, कहलाते हैं। यानी पद क्या होता है कि जो शब्द, मतलब आप बाहर है, वाक्य से बाहर है तो शब्द होगा, और वही शब्द जो है जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहने लगेंगे, पद कहने लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है कि पद क्या होगा कि ये भी एक शब्द होता है, लेकिन जब ये वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तब पद कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब वाक्य से निकाल करके अलग से रख दिया जाए तो उसे हम लोग शब्द कहेंगे। ठीक है, और वाक्य की परिभाषा तो आप सबको पता ही होगा, दो या दो से अधिक शब्दों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, या जिसका पूरा अर्थ या भाव स्पष्ट हो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पे ऑप्शन यही सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन है, यहाँ द्विगुण व्यंजन है। अब यही द्विगुण को कभी कभी यहाँ पे लिखा रहता है उत्क्षिप्त, क्या लिखा रहता है, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, तो द्विगुण को ही हम उत्क्षिप्त भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिसके नीचे देखिए ये द ढ जो होता है, इसके नीचे अगर यहाँ पे नीचे जिसके नीचे बिंदु लगा होगा वही आपका द्विगुण होगा या उत्क्षिप्त होगा। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए किसमें है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अंग अह, तो ये क्या हो जाएगा, ये अयोग वाह है। क्या ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अयोग वाह, क्या बोलेंगे, अयोग वाह। इसमें अंग को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार, क्या बोलते हैं, ये है अनुस्वार है। ठीक है, और ये क्या है, विसर्ग है। ये क्या है, विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग अयोग वाह बोलते हैं। ठीक है,
चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे या और र है, तो आप सबको पता है या र किस में आता है, ये अंतस्थ में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या है, बिंदु लगा है नीचे ना, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसमें नहीं लगा है, इसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, द्विगुण व्यंजन इनमें से निम्नलिखित में से कौन द्विगुण व्यंजन है, तो सी ऑप्शन, जिसके नीचे बिंदु लगा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पूछा अंतस्थ व्यंजन को अन्य किस नाम से जानते हैं, और यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतस्थ व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं। और ये प्रश्न ये मैं क्लास में जो है बताता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए आज पूछ भी लिया है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे जानना है। देखिए सबसे पहले इसका जो उत्तर होगा वो तो होगा अर्धस्वर। ठीक है, अर्धस्वर में कौन कौन सा होता है ये भी आप जान लीजिए कि इसमें देखिए अर्धस्वर में देखिए अंतस्थ में क्या क्या आता है, य र ल व, ये बहुत सारे। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वाला है प्रश्न कि जो अर्धस्वर है इसमें कुछ लोगों का मानना है सिर्फ या और व। ठीक है, या और व जो है ये अर्धस्वर है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि पूरा अंतस्थ व्यंजन ही जो है अर्धस्वर होता है। ठीक है, तो यहाँ य और व जो है मुख्य रूप से तो य और व जो है आपका क्या है, अर्धस्वर है, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि य र ल व ये सभी के सभी क्या है, अर्धस्वर है, और इसी को ही हम अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब यहाँ दिया है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्या होता है, वर्गीय व्यंजन का दूसरा नाम अगर आपसे कोई पूछ ले तो इसको बोलते हैं अस्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन क्या होता है, क से माथक, क से माथक, क से माथक जो होता है वो क्या होता है, अस्पर्श व्यंजन होता है। फिर उसके यहाँ ऊष्म है, ऊष्म में कौन कौन सा आ जाएगा, तालव्य श, मूर्धन्य श, ठीक है, दंत श और हाँ, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन। फिर यहाँ स्पर्श व्यंजन पूछ लिया है, तो ये इसका हो जाएगा क से माथक, क से माथक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है ओ किसके मेल से बनता है। तो अब हम लोग इसमें देख लेते हैं चारों को। आ और ई के मेल से क्या बनता है, ए बनता है। आ और ई के मेल से ए। अगर आपसे पूछ ले कि आ और ए के मेल से क्या बनता है, तो आई बनता है। क्या बनता है, आई। और आ के मेल से यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ के मेल से क्या बनेगा, तो दीर्घ आ ही बनेगा। आ और ओ के मेल से क्या बनेगा, तो आ और ओ के मेल से औ बनता है। क्या बनता है, औ। आ और ऊ के मेल से क्या बनता है, आ और ऊ के मेल से ओ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या है, ओ किसके मेल से बनता है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो य, र, ल, व। गिन लीजिए कितना है, 4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी। ठीक है, 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9 जो है कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन है। यहाँ ऊष्म व्यंजन बताना है, तो ऊष्म व्यंजन आपको देख लेना। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, फिर दंत श और ह। अब इसमें देख लीजिए कहाँ पे है, देखिए भ नहीं, ध नहीं, घ नहीं, स आता है, यानी प्रश्न नंबर 9 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 ज्ञ किसके मेल से बनता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं जितने भी ये ज्ञ क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। तो अब संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से होता है, आपका होता है श, त्र, ज्ञ और श्र। सबको देख लेते हैं कि कौन कौन कैसे बनता है। ये जो श होता है वो क मतलब हलंत रहेगा, ठीक है, और मूर्धन्य स से। फिर त्र जो होता है वो त हलंत रहेगा और र से। ज्ञ जो है वो ज हलंत रहेगा और य से। स्र जो है वो तालव्य श हलंत रहेगा और र से बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ देख लीजिए कि ये जो ज्ञ है वो किससे बन रहा है, ज और यहाँ से, वो भी ज में क्या लगा है, हलंत। अब देख लीजिए कहाँ कहाँ है कि ज में जहां हलंत होगा वहां पे ज और यहाँ
मतलब जो पहला ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि पहले ऑप्शन में ही आपका ज और या मिल रहा है और यही सही है। उसके बाद ग और या है, ये नहीं होगा। ग और आ ये भी नहीं, ये देखिए आधा जा है लेकिन यहाँ या है तो इसलिए नहीं होगा। तो ज और या से होगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। इसको देख लेना। निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा को पहचानना बिल्कुल आसान है। ये एक ऐसा नाम होता है जो हम सिर्फ भाव होता है, एक फीलिंग होती है, ठीक है, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जिसको सिर्फ हम महसूस ही कर सकते हैं और कुछ नहीं? तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ शत्रुता है, तोता है, महाभारत है, वर्ग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ग है, वर्ग एक समूह का बोध करा रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा समूह वाचक संज्ञा। समूह वाचक संज्ञा, ठीक है, ये समूहवाचक हो गया। महाभारत, महाभारत क्या है? एक पुस्तक का नाम, एक विशेष पुस्तक का नाम है, ठीक है। सिर्फ पुस्तक का होता तो पुस्तक होता जाता, लेकिन यहाँ एक विशेष पुस्तक का नाम है, किसी एक पुस्तक का नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक। यहाँ याद रखना है कि कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तोता, तोता, अब देखिए तोता जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा जातिवाचक, ठीक है, ये जातिवाचक। शत्रुता, शत्रुता सिर्फ एक हम इसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, यही हो जाएगा आपका भाववाचक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में खानदान किस संज्ञा का उदाहरण है? खानदान जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? तो हम लोग देख लेते हैं, क्या वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, समूहवाचक है, भाववाचक? तो यहाँ पे जो व्यक्तिवाचक होता है वो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है। विशेष मतलब किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, जैसे राम, राम जो नाम है ये किसी एक व्यक्ति का नाम है, किसी एक बालक का नाम है, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक हो जाता है, ठीक है। जातिवाचक, अब खानदान, खानदान जो है अब ये किसी का भी खानदान हो सकता है ना। अब ये चाहे अमिताभ बच्चन का खानदान हो, चाहे शाहरुख खान का खानदान हो, ऐसे खानदान किसी की, आपका भी खानदान हो सकता है। तो हम ये ऐसा नाम है जो एक पूरी जाति का बोध करा देता है, इसलिए यहाँ पे ये जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद समूहवाचक है, जिससे समूह का बोध हो। भाववाचक है, जिससे हमें सिर्फ किसी ऐसा नाम हो जिससे एक सिर्फ भाव का बोध करा रहा हो, ठीक है, जैसे इसमें ईमानदारी हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी। और कौन सा हो जाएगा? ईमानदारी का लो बुढ़ापा हो जाएगा, ठीक है, ये सब आ जाएगा भाववाचक में। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग है? इसको जानने के लिए आप सबको मैंने इस पे पढ़ा रखा है लिंग को, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है हम इसका वाक्य प्रयोग कर दें। जैसे वाक्य प्रयोग करेंगे हमें पता चल जाएगा इसमें स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, क्योंकि हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ मैना है, मैना क्या, हम लोग इसको कैसे वाक्य प्रयोग करेंगे? मैना रोज गाती है, ठीक है, मैना, मैना रोज, मैना रोज गाती है, गाती है। आप लोग देखिए यहाँ क्या है? गाती लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? स्त्रीलिंग। अगर यहाँ होता मैना रोज गाता है, कभी ऐसा आप लोग सुने हो? नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग नहीं है। फिर उसके बाद क्या है अगला? गौरैया, ठीक है। गौरैया में कैसे? गौरैया, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? गौरैया गायब, गायब होती, गायब होती जा रही, जा रही है, ठीक है। क्यों? पॉल्यूशन की वजह से, रेडियो, ये जो हम लोग जो फोन यूज कर रहे हैं इनका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से गौरैया गायब हो जाए। तो गौरैया गायब होती जा रही है, तो यहाँ होती लिखा है और रही दोनों से हमें स्पष्ट हो जा रहा है स्त्रीलिंग है, ठीक है, ये पुल्लिंग नहीं है। क्या होता होता या रहा होता तो यहाँ पे ये पुल्लिंग हो जाता, तो ये भी जो है आपका ऑप्शन सही नहीं। गिलहरी, गिलहरी अमरूद खाती है। आप लोग इसको बोलते समय भी अब जैसे ऐसा बोले भी होगे, ठीक है, गिलहरी, गिलहरी अमरूद, ठीक है, अमरूद
खाती है, खाती है, ठीक है। कभी हम नहीं बोलते हैं गिलहरी अमरूद खाता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग। फिर गिरगिट, गिरगिट रंग बदलता है, ठीक है। गिरगिट, गिर गिट आप लोग देखे होंगे कि ये क्या करता है, रंग बदलता है। गिरगिट रंग बदलता बदलता है, ठीक है। अब इसको ऐसा नहीं सुनते हैं गिरगिट रंग बदलती है, तो ऐसा होता है नहीं, गिरगिट रंग बदलता है, इसका मतलब ये क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। अब इससे आपको समझ में आ गया। अब जब भी लिंग पे आए तो उसका आप लोगों को क्या कर देना है, उसका वाक्य प्रयोग कर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी देखिए लिंग से ही पूछा, अब स्त्रीलिंग पूछ लिया है। तो यहाँ हथौड़ा, हथौड़ा क्या, हथौड़ा बड़ा है, ऐसा बोलते हैं ना, हथौड़ा बड़ा है। तो यहाँ बड़ी है नहीं है, ठीक है, बड़ा है, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग। अब यहाँ क्षति होती है, आगे इसके बाद है दूसरा, क्षति होती है, ऐसा आप वाक्य प्रयोग करिए, क्षति होती है, ठीक है। ये कभी नहीं बोल, क्षति, क्षति होता है, ठीक है। तो ये भी स्त्रीलिंग है, मतलब यहाँ ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, और यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे झगड़ा होता है, इसको आप लोग देखे होंगे, बोलते भी होंगे झगड़ा होता है, तो ये पुल्लिंग हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पात्र, पात्र दो सेंस में आता है, इसको समझ लीजिए कि पात्र जो है, एक तो होता है पात्र का मतलब होता है बर्तन, एक का अर्थ होता है बर्तन, और एक पात्र का अर्थ होता है किसी कहानी या नाटक का, ठीक है, नाटक का क्या, कैरेक्टर, ठीक है, क्या होता है, कैरेक्टर, समझ में आया। तो यहाँ पे किसी भी सेंस में लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये पुल्लिंग। जैसे मेरे पास लकड़ी या तांबे या जो भी पीतल या जो भी है उसका क्या है, पात्र था, ठीक है, थी होता तो ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास जो है तांबे का पात्र थी, तो नहीं, ये पात्र था, इसका मतलब ये पुल्लिंग है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 14 का बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ललाइन में कौन प्रत्यय है, देखिए यहाँ पे मैं उपसर्ग और प्रत्यय को भी पढ़ा के रखा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रत्यय पूछा है, शब्द के, किसी भी शब्द के जो पूर्व में जो है लगाया जाता हो शब्द, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और किसी शब्द के बाद में लगाया जाने वाला शब्दांश जो होता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ हमें देखना है क्या, जो धातु के बाद में लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाँ, अगर हम लोग देखें तो लला प्लस आइन, ठीक है, लला प्लस आइन, ये इसमें। अब आइन देखिए आप कहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ ए ऑप्शन ललाइन, ललाइन में आइन प्रत्यय है, कौन सा है, आइन, देखिए बोलिए खुद ही, ललाइन, आइन, आइन सुनाई दे रहा है ना, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, शेरनी में कौन सा प्रत्यय है, इसमें शेरनी, देखिए शेर प्लस नी कौन सा दिख रहा है यहाँ पे आपको, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, शेरनी। फिर उसके बाद है 7 घोड़े दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में 7 घोड़े किस विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पूछ रहा है किस विशेषण का, यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, 4 विशेषण। ये कह रहा है निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक। देखिए निश्चित संख्यावाचक, यहाँ 7 घोड़े तो एकदम निश्चित संख्या है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जहां पे एकदम संख्या ऐसी हो जिसे हमें निश्चितता का बोध हो, जैसे 7 घोड़े, 10 आदमी, ठीक है, इस प्रकार से जो होगा वो निश्चित संख्यावाची होगा। और अनिश्चित में जैसे कौन सा, अगर हम यही बोलते हैं कि कुछ घोड़े हैं, क्या बोलते हैं, कुछ घोड़े, तो इसे पता चल रहा है कितने घोड़े हैं, नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची, ठीक है। और निश्चित परिमाण बोधक, परिमाण बोधक में कौन आएगा, नापने तौलने वाली वस्तु, इसमें नाप तौल वाली वस्तु होगी, नाप तौल वाली। जैसे हम लोग बोले कि चीनी, चीनी ले लेते हैं, चीनी क्या है, ये तौलने वाली चीज है ना। तो अब जैसे बोलते हैं 1 किलो चीनी, अगर हम यहाँ पे बोले 1 किलो, 1 किलो चीनी,
ठीक है। तो 1 किलो चीनी यहाँ बोल रहे हैं, तो एक से हमें स्पष्ट हो रहा है ना, ये निश्चित का बोध हो रहा है। और वो चीनी क्या है, एक परिमाण बोधक वस्तु है, यानी जिसको हम लोग नाप तोल सकते हैं। तो यहाँ 1 किलो चीनी, तो ये निश्चित परिमाण बोधक है। लेकिन अगर यही हम बोल देते हैं कि थोड़ा चीनी, क्या हो जाता, थोड़ा चीनी, तो इसका हो जाएगा क्या, अनिश्चित परिमाण बोधक। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 18 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 जो है, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। ठीक है, यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं। मुझे हंसी आ रहा है, नहीं, यहाँ पे हंसी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। हंसी, हंसी कैसा है, स्त्रीलिंग। तो अब इसका जो है यहाँ पे रही होता तो ये सही हो जाता। मुझे हंसी आ रही है, आप लोग बोलते भी होंगे ऐसा। ठीक है, अगर यहाँ ये वाक्य में रहा की जगह रही होता तो ये वाक्य सही हो जाता, मुझे हंसी आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये वाक्य गलत है। ठीक है, फिर हड़ताल खत्म हो गई। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन अगर इसको और शुद्ध करना हो तो खत्म के जगह क्या कर सकते हैं, समाप्त। क्या कर सकते हैं, समाप्त। ये और शुद्ध हो जाएगा, पूर्ण रूप से ये भी शुद्ध नहीं है। ठीक है, क्योंकि और भी ऑप्शन है तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए हम इसी को मानेंगे। ठीक है, हड़ताल खत्म हो गई, या इसका शुद्ध एकदम होगा हड़ताल समाप्त हो गई। उसके चाचा को लड़की हुई है, अब यहाँ उसके नहीं, यहाँ पे हो जाएगा उनके। उनके चाचा को की जगह के, को की जगह क्या, के लड़की हुई है। अगर यहाँ पे इस वाक्य में होता उनके चाचा के लड़की हुई है तो ये भी वाक्य सही हो जाता। ठीक है, या उनके चाचा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो भी सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है चरखा काटना। देखिए चरखा नहीं काटा जाता है, सूत काटा जाता है। ठीक है, सूत। तो अगर यहाँ चरखा की जगह सूत होता तो ये ऑप्शन ये भी सही हो जाता है, यानी सूत काटना चाहिए तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। चरखा काटना चाहिए, चरखा चलाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सब जो है गलत ऑप्शन आ रहा है, इसमें यही ऑप्शन जो है वो सही है, इसी को हम लोग मानेंगे 18 का बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19। 19 में क्या है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द हमेशा एक वचन में, यानी कि नित्य जो है ये एक वचन में, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा जो है एक वचन में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो हमेशा बहुवचन में आते हैं। ठीक है, तो इसका है प्रत्येक। प्रत्येक जो होता है इसका अर्थ ही होता है एक एक। ठीक है, एक एक, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्येक। ये हमेशा आएगा एक वचन में ही। ठीक है, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद जो है अक्षत। अक्षत क्या है, ये बहुवचन है। अक्षत क्या है, ये बहुवचन है। जैसे आप लोग देखे होंगे लिखा रहता है कि पूजा में, या बोला भी जाता है पूजा में अक्षत, अक्षत चढ़ाए, चढ़ाए गए। ठीक है, पूजा में अक्षत चढ़ाए गए, ऐसा नहीं बोला जाता पूजा में अक्षत चढ़ाया गया। ठीक है, तो गए, इससे हमें ये पता चलता है क्या है, ये बहुवचन है। ठीक है, उसके बाद होठ, ये भी हमेशा बहुवचन होता है। ठीक है, डर से होठ कांपने लगे। ठीक है, तो ये बहुवचन में आता है। दाम, दाम क्या है, आजकल हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, ये भी क्या है, बहुवचन। इसमें ऑप्शन ये सही है कि प्रत्येक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20। राम जाति से क्षत्रिय, राम जाति से क्षत्रिय थे, राम जाति से क्षत्रिय थे। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है कारक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सभी का संप्रदान कारक में क्या होगा। इसका जो है विभक्ति चिन्ह होता है को के लिए, को के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है करण का होता है, करण का होता है आप सबको पता होगा इसका क्या होता है, करण का। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, क्या होता है, से या के द्वारा, से या के द्वारा। ठीक है, तो और उसके बाद इसका क्या होता है, अपादान। इसका होता है से अलग होने की स्थिति में, यहाँ पे इससे आता है लेकिन वो किस सेंस में आता है, अलग के सेंस में। ठीक है, जैसे वृक्ष से पत्ता
गिरता है। तो वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो यहाँ पे से। अधिकरण, अधिकरण में क्या आता है, में और पर। जैसे किताब मेज पर है तो उसका क्या हो जाएगा, अधिकरण। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, राम जाति से क्षत्रिय थे, जहां पर, अब देखिए इसको यहाँ क्यों ये सही होगा, क्योंकि जिस जहां पे हमें लक्षण, ठीक है, लक्षण या लक्षण पहचानने के, एक मिनट, लक्षण या पहचान, पहचान, लक्षण या पहचान बताने के लिए, बताने के लिए, के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, करण कारक का। ठीक है, कारक का। एक चीज याद रखना है आपको कि हम लोग जो है लक्षण या पहचान बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, करण कारक का। तो यहाँ पे हम लोगों को बताया क्या जा रहा है कि राम जो है उनकी पहचान बताई जा रही है कि वो क्षत्रिय जाति से थे। ठीक है, तो लक्षण और पहचान बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, करण कारक का। तो इसीलिए यहाँ पे सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर जो है 21 पूछ रहा है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। चलिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन वाला है और इसको हम लोग जो है क्लियर करेंगे कि इससे यहाँ पे दो तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पहले है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इस हिसाब से इसका तो ऑप्शन हो जाएगा 6। ठीक है, कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। कौन कौन सा होता है, इसमें आप लोग देख लीजिए। पहला होता है पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है इसमें निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। छठा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देख लीजिए ये 6 हो गया। ये जब भी प्रश्न पूछे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो हम लोग 6 बताएंगे, लेकिन पूछ लिया जाए कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं, यहीं पे अगर यही प्रश्न ऐसे आ जाता कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं, कुल सर्वनाम कितने होते हैं, तो हम लोग 11 बताएंगे। कौन सा, 11। देखिए इसमें 11 भी दिया है, इसलिए यहाँ पे समझना था। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, मैं तू आप, मैं तू आप, यह वह, जो सो, जो सो, कोई, कोई कुछ, कोई कुछ, कौन क्या, कौन क्या। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया। तो कुल सर्वनाम पूछे तो 11 बताएंगे। ठीक है, लेकिन सर्वनाम के भेद पूछेगा तो 6 बताएंगे। इसका कौन सा हो जाएगा, 6। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम नहीं है। इनमें पूछ रहा है सर्वनाम कौन सा नहीं है, तो मेरा सर्वनाम है, वह भी सर्वनाम है, उस भी सर्वनाम, हरा एक संज्ञा है। ये क्या है, हरा एक रंग का नाम है ना, एक संज्ञा है। ठीक है, तो और चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 23, दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो इसको जो है आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है दुस्साहस में, वैसे इसमें दुर, दुष, उत और उद, ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे दुर नहीं होगा, दुष होगा। ठीक है, यानी प्रश्न नंबर 23 का बी। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग और क्या क्या जानना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि दुस्साहस में इसमें संधि बताइए कौन सी है, दुस्साहस में संधि क्या होगा, तो आपको बताना होगा कि इसमें होगा विसर्ग संधि। कौन सा होगा, विसर्ग संधि। ठीक है, कैसे होगा इसका मतलब संधि विच्छेद बता दीजिए, तो इसमें हो जाएगा संधि विच्छेद में दो
प्लस साहस। क्या हो जाएगा? दु प्लस साहस, दु प्लस साहस। अब आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कि यहाँ पे जो है ये विसर्ग था और यहाँ जो है आप फिर जो है आधा जो है आपका दंत सा कैसे हो गया? तो कभी भी जब आ मतलब विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के एक मिनट, विसर्ग के पहले हर्ष ई और विसर्ग के पहले जो है हर्ष उ आए, ठीक है, और फिर बाद में क्या आ जाए? तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा आ जाए तो इसका बनेगा क्या? यही जो अगर तालव्य सा है तो एक आधा हो जाएगा, एक पूरा हो जाएगा। अगर मूर्धन्य सा है तो एक आधा हो जाएगा, एक पूरा हो जाएगा, ठीक है। और अगर दंतशा है तो एक आधा हो जाएगा, एक पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि हम लोग जो है अगर इसमें पूछे उपसर्ग तो हम लोग दुस बता देंगे, ठीक है। और अगर इसमें पूछ ले दुस्साहस में संधि कौन सी है तो हम लोग बोलेंगे विसर्ग संधि, ठीक है। इसमें पूछ ले कि इसका दुस्साहस का संधि विच्छेद बताइए तो दु प्लस साहस हो जाता है। अगर आपसे पूछिए कि इसमें कैसे दु प्लस साहस का दुस्साहस बनेगा तो विसर्ग के पहले हर्ष आ, विसर्ग के पहले हर्ष ई, विसर्ग के पहले हर्ष उ आ जाए और बाद में क्या है यानी प्लस के बाद ये आपका जो है तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा आ जाए तो क्या बन जाता है? विसर्ग का क्या बन जाएगा? इसमें एक अगर तालव्य सा है बाद में आया हो तो एक आधा तालव्य सा, एक पूरा, और अगर मूर्धन्य होगा तो आधा एक, पूरा एक, और एक दंत होगा तो आधा एक, पूरा एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत देर लग रहा है या बहुत इसमें जो है, क्योंकि देखिए चारों ऑप्शन को मैं बता रहा हूँ, इससे अगर आपको अगर देखते रहेंगे ना तो इससे आपका एक क्वेश्चन नहीं, हम लोग चार चार क्वेश्चन, पांच पांच क्वेश्चन एक एक में कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा, पूरा व्याकरण पूरा जो है इसमें टेक्स्ट बुक जो है रिवीजन जो है जितना भी पूछा है अभी रिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पूछ रहे अभ्युदय, अभ्युदय में पूछ रहा है कि कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो इसमें जो होता है अभि होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? अभि प्लस उदय होता है। इसका अगर संधि विच्छेद करिए ना तो इसका हो जाएगा अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय, ठीक है। अभि प्लस उदय इसी का हो जाता है अभ्युदय। तो इसमें अभी देखिए मिल गया ना, यही क्या है? इसका उपसर्ग है, ठीक है। यानी उदय में क्या जुड़ा है? कौन सा शब्दांश? अभि शब्दांश जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे अभि हो गया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसमें कौन सी संधि है तो इसमें यण संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है? यण, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ई है, यहाँ पे है उ, और इस या ई का या बन जाता है और फिर इसमें जो ये उ है इसी में इसका मात्रा जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ सॉरी इसमें हर्ष है ना तो इधर से जुड़ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे आगे देखिए यहाँ या है, यहाँ पे देखिए हर्ष युक्त मात्रा और ये आगे पीछे इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अभ्युदय हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में क्या पूछा है कि महौषध किस स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए इसका उदाहरण, सबसे पहले संधि विच्छेद क्या होता है? महा प्लस औषध, महा प्लस औषध, महा प्लस औषध। यहाँ पे क्या है? आ, यहाँ पे क्या है? औ, ठीक है। क्या बन जाएगा? यहाँ पे आ और है, औ है, तो यहाँ पे तब भी बनेगा क्या? औ, ठीक है। तो ये किसमें होता है? ये होता है आपको मिलता है किसमें? वृद्धि स्वर संधि में। किसमें मिलता है? वृद्धि स्वर संधि में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए गुण स्वर संधि नहीं है, ठीक है। गुण स्वर संधि नहीं है, इसमें दीर्घ भी नहीं है, आयात भी नहीं है, कौन से? वृद्धि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26। जिन अक्षरों के बीच संधि हुई है और यदि उन्हें संधि के पहले वाले
रूप में अलग अलग करके रखा जाए तो उसे क्या कहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि कह रहे हैं कि जिन अक्षरों के बीच संधि हुई है और उसे हम फिर अलग कर दें, ठीक है, तो हम उसको किस रूप में, यानी उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको सिंपल सी बात है, उसको हम संधि विच्छेद कहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम लोग लिख देते हैं विद्या, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, ठीक है, और इसका हो जाता है क्या, यहाँ हो जाता है विद्यालय, क्या हो जाता है, विद्यालय। तो अब इसमें देखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे संधि, इसको क्या बोलेंगे, संधि। और ये कह रहे हैं कि इसको अपने पहले वाले रूप में ला देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, संधि विच्छेद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संधि विच्छेद बोलेंगे, ठीक है। यहाँ सामासिक पद क्या होता है, सामासिक पद जैसे हम लोग लिखते हैं राजपुत्र, क्या होता है, राजपुत्र, ये क्या एक समास है, लेकिन इसका जो है हो जाता है राजा, समास विग्रह कर दीजिए इसका, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो ये सब जो हो जाते हैं ये क्या कहलाते हैं, सामासिक पद कहलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद संधि पद क्या है, संधि पद में आप याद कर सकते हैं कि जो संधि विच्छेद, जैसे विद्या प्लस आलय, तो विद्या और आलय ये संधि पद हो जाएगा। संधि विग्रह ये गलत है, संधि विग्रह नहीं होता है, समास विग्रह होता है, क्या होता है, समास विग्रह होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 27, ठीक है। इसमें पूछा है जिस समास में अंतिम पद की प्रधानता होती है, जिस समास में अंतिम पद की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबको देख लेते हैं। यहाँ पे द्विगु समास, द्विगु समास में क्या आता है, इसमें यानी कि प्रथम पद जो होगा, यानी जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, कौन सा हो, संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, उसे हम कौन सा समास कहेंगे, द्विगु समास। जैसे चौराहा, जैसे चौराहा, इसमें चार आ रहे हैं ना, चार समाहार। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज में तीन आ रहा है ना, ये सब क्या है, पहला पद संख्यावाची है, इसलिए कौन सा जाएगा, द्विगु समास। चलिए दूसरा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जिसका पूर्व पद, पूर्व पद प्रधान हो, क्या हो, प्रधान हो, जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे हम क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति, भरपेट, प्रतिदिन, ये सब क्या होता है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या पूछा है, अंतिम पद, तो इसका अव्ययी भाव का क्या होता है, पूर्व पद होता है, ठीक है। फिर उसके बाद तत्पुरुष, तत्पुरुष को पहचानना आसान है, विभक्ति चिन्ह बीच में रहता है। जैसे हम लोग अगर बात करें गगन चुंबी, गगन चुंबी, ठीक है, गगन चुंबी, तो क्या होता है, गगन चुंबी का अगर आप समास विग्रह करेंगे तो गगन को चूमने वाला, तो जो को आ जाता है इसी से हमें पता चल जाता है वो कौन सा होगा, तत्पुरुष, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो होता है तत्पुरुष में इसका जो अंतिम पद होता है, ठीक है, तत्पुरुष में अंतिम पद जो होता है वो प्रधान होता है, क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। तत्पुरुष में अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है, इसीलिए इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद जो है प्रधान होता है, ठीक है, दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है, याद रखना है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान। जैसे माता पिता, जैसे माता पिता, जैसे भाई बहन, इसके बीच में जो योजक चिन्ह होता है और इसको जो है हम लोग और जब इसका समास विग्रह करेंगे तो इसको और लगा दें, माता और पिता, भाई और बहन, अन्न और जल, ठीक है, ऐसे तो ये दोनों पद प्रधान होता है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, अंतिम पद प्रधान किसका होता है, तत्पुरुष समास का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 28 का, निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय। अब देख कर्मधारय जब भी पूछ ले तो एक चीज याद रखना है कि जिसमें एक विशेषण हो और एक विशेष हो, एक विशेषण हो, एक विशेषण रहेगा और एक क्या रहेगा, विशेष रहेगा, ठीक है, एक विशेष रहेगा, चाहे वो पहले विशेष से हो जाए बाद में विशेषण या पहले विशेषण बाद में विशेष, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग कौन कौन सा, एक में विशेषण विशेष, अनजान,
बेकसूर, भरपेट और बीरबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बीरबाला, बीरबाला का अर्थ नहीं कि वीर है जो बाला। ठीक है, वीर है जो बाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वीर क्या है, एक विशेषण हो गया। ठीक है, जो बाला क्या होगा, विशेष। ठीक है, यानी कि बाला कैसे, वीर। ठीक है, वीर है जो बाला, वो वीर बाला होता है, इसका ही विशेषण विशेष का संबंध है, इसलिए कर्मधारय हो जाएगा सी। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आगे देख लीजिए, अनजान। अनजान का क्या होता है, अनजान का जो होता है इसमें अगर समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा ना जाना, मतलब अनजान का मतलब होता है ना जाना हुआ। ठीक है, ना जाना हुआ। ठीक है, ना जाना हुआ। ठीक है, तो जिसमें भी पहला पद यानी पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद नकारात्मक हो जाए, नकारात्मक हो। ठीक है, नकारात्मक हो, उससे हम लोग नए तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, नए तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अब इसमें और कौन कौन सा उदाहरण हो सकता है, जैसे अलग। ठीक है, जैसे अलग, अलग में क्या होगा, ना लग, ना लग, तो पहले आ गया क्या, नकारात्मक हो गया ना। नकारात्मक जिसका पहला पद होगा उसको हम बोलते हैं क्या, नए तत्पुरुष। फिर है बेकसूर, बेकसूर मतलब बिना कसूर के, तो ये हो जाएगा क्या, अव्ययी। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, भरपेट, भरपेट भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 29, केला का पर्यायवाची। ठीक है, केला का पर्यायवाची बताना है, तो क्या सिताब होता है, सारंग होता है, औचिर होता है, कदली होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं किसका किसका है। सिताब, सिताब का अर्थ होता है कि सफेद, सफेद चमकने, चमकने वाला, सफेद चमकने वाला। अब ये कौन कौन सा हो सकता है, जैसे आप सफेद चमकने वाले में चंद्रमा को भी ले सकते हैं। ठीक है, और कपूर को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है चंद्रमा और कपूर का पर्यायवाची कह सकते हैं सिताब। ठीक है, शारंग, शारंग जो होता है वो हिरण का है। किसका है, हिरण का है। तो यहाँ किसका, केला पूछा है। अवटी, अवटी का मतलब होता है ओखली, अवटी का मतलब होता है ओखली। ठीक है, लेकिन कदली, कदली होता है केला का, कदली केला का, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30। ठीक है, थाह लेना, थाह लेना मुहावरे का अर्थ है, ये बहुत फेमस है। ठीक है, थाह लेना मतलब जांच करना। ठीक है, किसी की जांच करना मतलब थाह लेना है। ठीक है, जैसे सपोज करिए आप ऐसे सुने होंगे कि जैसे जब रामायण को हम लोग देखते हैं तो वहां पे एक बार बजरंगबली बोलते हैं कि जो है हम वहां पे लंका में गए थे, वहां जो है कहाँ पे क्या रखा है, उसके पास कितना कितने सैनिक हैं, वो कौन वीर है, कौन कैसा है, उसकी उन्होंने था लेके आया था, यानी कि वहां पे जांच करके आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन ऋण शब्द है। अब यहाँ पे आपको ऋण समझना है, तो अब यहाँ पे रचना और बनावट के आधार पे, यानी रचना, रचना या बनावट के आधार पे। ठीक है, बनावट के आधार पे जो शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं तीन। ठीक है, तीन होते हैं, किसके, शब्द के भेद। ठीक है, तो अब ये तीन कौन कौन से होते हैं, एक होता है ऋण शब्द। ठीक है, और एक होता है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, और एक होता है योग ऋण शब्द, योग ऋण शब्द। यो ऋण शब्द जो होता है जिसका खंड करें तो उसका कोई अर्थ ना बचे, ठीक है, वो शब्द जो है वो आपका ऋण में हो जाए, जैसे पानी, जैसे कलम। ठीक है, ये सब जो हो जाएगा ऋण। यौगिक,
जिसमें जो है दो शब्दों को या दो शब्दांशों को मिलाकर के बनाया गया हो, ठीक है, और मिलाने के बाद जो उसका अर्थ बदल जाए। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि विद्या प्लस आलय को मिला देते हैं तो ये हो जाता है विद्यालय, ठीक है, ये यौगिक है, ठीक है। लेकिन वही योग ऋण जो होता है, यहाँ पे दो को मिलाया जाएगा, लेकिन मिलाने के बाद जो है उसका एक सामान्य अर्थ ना देकर के विशेष अर्थ देने लगता है, या वो किसी एक के लिए ऋण हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं योग ऋण। जैसे हम लोग बात करें जलज, जैसे बात करते हैं जलज, जलज में क्या होता है, जल प्लस ज, जल में जन्म, ज मतलब जन्म लेना, जल में जन्म लेना। अब ऐसे तो बहुत सारे चीजें जल में जन्म लेती है, मछली भी जन्म लेती है, ऐसे कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं, शैवाल जन्म लेते हैं, लेकिन क्या सबको जलज कहते हैं? नहीं। वो किसके लिए कहा जाता है? कमल के लिए। किसके लिए? कमल के। ये कमल के लिए ऋण हो गया है, इसलिए इस योग भी है और ये ऋण हुआ है कमल के लिए, इसलिए इसको बोला जाता है योग ऋण, ठीक है। तो अब यहाँ पूछा है इसमें से ऋण शब्द कौन सा है, हम लोग चारों को देख लेते हैं। पंकज, पंकज किसके लिए कहा गया? पंख मतलब होता है कीचड़, और ज मतलब, यानी यहाँ पे आप देखिएगा पंख का मतलब क्या होता है? कीचड़। पंख का अर्थ होता है कीचड़, ठीक है। और ज का मतलब जन्म लेना, ज का मतलब जन्म लेना, ठीक है, जन्म लेना। अब कीचड़ में जो जन्म ले अर्थात कौन? अब कीचड़ में बहुत सारे चीजें जन्म लेती हैं, लेकिन ये कमल के लिए ऋण है। किसके लिए? कमल के लिए। तो ये हो जाएगा कौन सा? ये एक तो योग भी है और दूसरा ऋण भी हो, तो ये हो जाएगा योग ऋण। क्या हो जाएगा? योग ऋण। पंकज क्या है? योग ऋण। सागर, सागर जो है ये ऋण शब्द है, यही आपका ऑप्शन सही है। हिमालय, हिमालय हिम प्लस आलय, ये यौगिक है। ये क्या है? यौगिक। इसको क्या बोलेंगे? यौगिक। राजयोग, राज और प्लस योग से मिला है, ये भी क्या है? यौगिक है, ठीक है। और आपका सही ऑप्शन कौन सा है? बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 32 नंबर, निम्नलिखित में से तद्भव, तत्सम तद्भव है। तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत का जैसा शब्द है वैसा हिंदी में प्रयोग किया जाए उसे हम तत्सम कहेंगे, और उसका बदला हुआ रूप तद्भव कहेंगे, ठीक है। यानी संस्कृत में कुछ और रूप था और हिंदी में आगे उसका परिवर्तित होकर कुछ दो और रूप यूज होता है, उसको हम तद्भव कहते हैं। यहाँ दुग्ध, दुग्ध जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है दूध है। क्या होता है? दूध है। ओष्ठ, ओष्ठ तत्सम है, इसका तद्भव होता है होठ। क्या होता है? होठ। कर्पूर, कर्पूर का एक तत्सम है, इसका तद्भव होता है कपूर, ठीक है। काजल, काजल जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है कज्जल। क्या होता है? कज्जल, ठीक है। ये तो इसका ऑप्शन सही यही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये क्या है? तद्भव है, बाकी सब तत्सम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए व्याकरण में क्या था कि एक एक ऑप्शन को ना समझाने के लिए जो है यहाँ समझने वाला था, जो आपके आगे आने वाले परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेगा, और यहाँ जो है अब आपको जो है थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट के निबंधों का संग्रह है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के निबंधों का संग्रह किस नाम जाना जाता है? भट्ट निबंध माला, या बालकृष्ण भट्ट निबंधवली, या भट्ट विचार माला, या हिंदी प्रदीप। तो यहाँ हम लोग क्या नाम जानते हैं? भट्ट निबंध माला। ये जो हिंदी प्रदीप है, ये जो है बालकृष्ण भट्ट की एक पत्रिका है, ठीक है। ये क्या है? पत्रिका है। हिंदी प्रदीप क्या है? ये पत्रिका है। और ये पत्रिका कैसी थी? मासिक थी। कैसी थी? मासिक। ये एक एक महीने में निकलती थी, ठीक है। और इसके जो है संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? क्या शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, या शुक्लोत्तर युग के? तो ये है भारतेंदु युग के, ठीक है। किस युग के हैं? भारतेंदु युग के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित निम्नलिखित में से कौन सी कहानी नहीं है? तो यहाँ हम लोग देखते हैं, क्या भोर का तारा नहीं है? सुखमय जीवन उसने कहा था, बुद्धू का कांटा। तो आप सबको पता है कि सुखमय जीवन ये इसकी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1911 में किया। उसने कहा था
ये उनकी बहुत फेमस रचना जो आपके पुस्तक में भी दी गई है। ये इसकी रचना 1915 में उन्होंने किया था, ठीक है। और बुद्धों का कांटा ये भी 1911 में रचना इन्होंने किसने, चंद्र शर्मा गुलेरी ने किया था। तो ये और ये ठीक है, यानी सुखमय जीवन उसने कहा था, बुद्धों का कांटा, ये तीनों रचनाएं चंद्र शर्मा गुलेरी की है, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है, नहीं है, ठीक है, हमें नहीं बताना है, इसलिए याद रखना है नहीं कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन भोर का तारा। अब बताइए भोर का तारा किसकी है, तो ये है जगदीश जगदीश चंद्र जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर की रचना। और ये कब मतलब प्रकाशित हुई थी, 1946 ईस्वी को, ठीक है। इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 36, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस सदी के उत्तरार्ध में हुआ था, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो है वो 15वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। कब हुआ था, 1992 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37, उसने कहा था शीर्षक पाठ में सूबेदारनी के पुत्र का क्या नाम था। तो सूबेदारनी के पुत्र का क्या नाम था, कीरत सिंह, महासिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बोधा सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि नहीं है। प्रेमाख्यानक, प्रेमाख्यानक मतलब ऐसी रचना है जिसमें प्रेम संबंधित बातें हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, क्या है, चंदायन, ठीक है। मुल्ला दाऊद की रचना क्या है, चंदायन। और जान कवि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है। यानी कि प्रेमाख्यानक में सबसे ज्यादा प्रेमाख्यानक कोई लिखा है तो जान कवि ने लिखा है। और ये लगभग जो है 29 जो है प्रेमाख्यानक लिखे हैं, जिसमें से एक है कथा मोहिनी, कथा मोहिनी, ठीक है। ये इनके प्रेमाख्यानक है। मलिक मोहम्मद जायसी इन्होंने क्या लिखा है, पद्मावत, क्या लिखा है, पद्मावत, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए मुल्ला दाऊद ने भी प्रेमाख्यानक लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी ने भी प्रेमाख्यानक लिखा, और जान कवि की बात ही छोड़ दीजिए, जान कवि ने बहुत सारा प्रेमाख्यानक लिखा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बातचीत। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 है, बातचीत शीर्षक पाठ की विधा क्या है, ठीक है। तो बातचीत पाठ की क्या है, निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र है, एकांकी है। तो ये है ए ऑप्शन निबंध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40, रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों के उपरांत मनुष्य मुख देखा था। क्या 12 वर्षों के उपरांत, 14 वर्षों के उपरांत, 16 वर्षों के उपरांत, 18 वर्षों के उपरांत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 16 वर्षों के उपरांत, ठीक है। लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था। तो लहना सिंह जो है वो कहाँ, माझे का, मगरे का, अमृतसर या वाराणसी। ये दोनों ऑप्शन काट दीजिए। माझे का लहना सिंह था, और जो लड़की थी, लड़की यानी सूबेदारनी जो थी वो कहाँ की थी, मगरे की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आगे कह रहा है कि कुड़माई शब्द का अर्थ है मुंडन, विवाह, सगाई या पटफेरा। तो आप सबको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है, सगाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब सम्मानित किया गया, यानी भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। क्या 1990 में, 1995 में, 1997 में, 1998 में। तो इनको जो है भारत रत्न जो है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार है, ठीक है, वो इनको 1998 में मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44, पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी। तो पद्मावती क्या जयपुर की, सिंघल द्वीप की, अजमेर की, उदयपुर की। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सिंघल द्वीप की, ठीक है। चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो है 45 पे आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि नख्तन माहा का अर्थ क्या है। नख्तन माहा का अर्थ क्या, नक्षत्रों के मध्य, राजाओं के मध्य, मंत्रियों के मध्य, नदियों के मध्य। तो मैंने पढ़ाया है क्लास में कि नख्तन माहा का अर्थ होता है नक्षत्रों के मध्य, ठीक है। क्या होता है, नक्षत्रों के मध्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद जो है हरे भरे बागों का इलाका क्या कहलाता है? क्या कतरनी कहलाता है? नहीं। तो कैंची है। लियाकत कहलाता है? ये भी नहीं। रेगिस्तान कहलाता है? नहीं। चमनिस्तान कहलाता है? हाँ, चमनिस्तान कहलाता है। चमनिस्तान मतलब हरा भरा, जहाँ पे मतलब जाने के बाद आपको बहुत मतलब अच्छा लगे, सुंदर हो स्थान, ठीक है, वो चमनिस्तान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47। उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदार का क्या नाम था? तो देखिए सूबेदार यानी जो है सूबेदारनी के बेटे का नाम तो बोधा सिंह था, लेकिन उसके पति का नाम यहाँ पूछा जा रहा है, यानी सूबेदार का क्या नाम था? आपको सूबेदार का नाम बताना है, तो हजारा सिंह था। क्या था? हजारा सिंह था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 48। शिगड़ी किसे कहते हैं? तो शिगड़ी क्या अंगीठी को कहते हैं, बोरशी को कहते हैं, ए और बी, और पुरोहित को? तो पुरोहित काट दीजिए। अंगीठी और बोरशी दोनों को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति नामक विषय पर किसने लेख लिखा था? तो ये चीजें आपको बताना है, तो ये आप सबको पढ़े होंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में, तो वहां पे जयप्रकाश नारायण का ही नाम आता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 50। जयप्रकाश नारायण का पुकारू नाम क्या था? क्या बुतरू था, बबुआ था, बाउल था, या बचवा था? तो ये क्या था? इस नाम आप सबको पता है, बाउल। ठीक है, क्या था? बाउल। और इनको किस नाम से जानते थे? इनको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता था। लोक नायक, जब ये बड़े हुए इनको जो है लोक नायक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 51 में हम लोग को देखना है कि कह रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक का नाम क्या था? तारानाथ, गंगा बाबू, रामनाथ गोयनका, गफूर शाह? तो क्या था? रामनाथ गोयनका था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका आता है 52। संपूर्ण क्रांति का नारा कहाँ से दिया गया था? छपरा से, दिल्ली से, बलिया से, पटना से? तो कहाँ से? पटना से। पटना से भी कहाँ से अगर पूछा जाए तो गांधी मैदान से। कहाँ से? गांधी मैदान से। ठीक है, गांधी मैदान से। चलिए प्रश्न नंबर 53। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उर्वशी पर, या संस्कृत के 4 अध्याय, रश्मिरथी, या हुंकार? ठीक है, तो आप सबको बताना है यहाँ पे, तो ये कौन सा हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा संस्कृत के 4 अध्याय पे। संस्कृत के 4 अध्याय पे संस्कृत साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और चीजें देख लीजिए, यहाँ पे उर्वशी भी उनकी रचना है। ये काव्य संग्रह है। क्या है ये? सॉरी, काव्य है, काव्य संग्रह नहीं, काव्य है। और ये कब लिखा गया था और कब पब्लिश हुआ? 1961 में। और इस पर जो है इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? पुरस्कार। ठीक है, रश्मिरथी, अब यहाँ पे देखिए एक चीज याद रखना कि उर्वशी भी काव्य है, और ये 1961 में पब्लिश हुई थी, और ये इस पे जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हो सकता है आगे जो है आपको उर्वशी को पूछ ले, या पूछ ले इनको जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था, तो उर्वशी याद रखना है। लेकिन साहित्य अकादमी पूछेगा तो आपका संस्कृत के 4 अध्याय। रश्मिरथी जो है ये 1952 यानी 1952 में लिखी गई थी, और ये काव्य है। ये क्या है? काव्य है। उसके बाद हुंकार जो है 1938 में लिखी गई, और ये क्या है? काव्य है। तो आप ये दे सकते हैं, काव्य में उर्वशी भी काव्य है। ठीक है, उर्वशी की रचना 1961 में। ठीक है, तो ये तीनों काव्य है, और ये क्या है? गद्य है। संस्कृत के 4 अध्याय क्या है? ये गद्य है। ये गद्य है, और इसकी रचना 1956 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54। ठीक है, इसको हम लोग देखना है। कह रहा है कि एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो आप सबको पता है कि ये कहाँ से आता है। ये इसका जो उत्तर होगा उसने कहा था। ठीक है, क्या होगा? उसने कहा था। अगर आपसे कोई पूछ ले उसने कहा था कि विधा क्या है, तो ये है कहानी। क्या है?
कहानी। ठीक है, उसने कहा थी कि विधा क्या है, कहानी। और किसकी रचना है, तो ये है चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा शर्मा गुलेरी की। ठीक है, शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी की। उसके बाद यहाँ बातचीत, बातचीत किसकी रचना है, तो ये है बालकृष्ण, बालकृष्ण भट्ट की। किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की। ये इसकी विधा क्या है, तो ये है निबंध। क्या है, निबंध है। उसके बाद संपूर्ण क्रांति, इसकी विधा क्या है, तो यह है भाषण। क्या है, भाषण। किसकी रचना है, तो जेपी यानी जयप्रकाश नारायण। एक लेख और एक पत्र, ये किस विधा की रचना है, तो ये पत्र विधा की रचना है। और ये इसके लेखक कौन है, तो भगत सिंह है, भगत सिंह। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है 55। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि की संज्ञा मिली है, तो राष्ट्र कवि के क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि या जे कृष्णमूर्ति को, जयशंकर प्रसाद को, रामधारी सिंह दिनकर को। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 56। ठीक है, सूरदास रचित पद के अनुसार कौन श्री कृष्ण के जूठन की इच्छा रखते हैं, तो इसमें जो है कौन रखते हैं, माता यशोदा, नंद बाबा, बलराम, सूरदास। कौन रखते हैं, सूरदास। ठीक है, चलिए नंद की जुठनिया आपको याद होगा, पढ़े होंगे। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना किसमें प्रकाशित हुई थी, तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना जो है छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, 1925 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 58। पठित पाठ में सूरदास रचित दोनों ही पदों में किस भाव की प्रधानता है, तो 58 का इसमें देखिए सूरदास का जब भी पद की बात हो तो उसमें वात्सल्य रस आता है, इसलिए याद रखना है वात्सल्य रस की प्रधानता है। ठीक है, चलिए अर्धनारीश्वर 59। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, क्या उदय प्रकाश है, जगदीश चंद्र माथुर है, रामधारी सिंह दिनकर है, अशोक वाजपेयी है। तो सी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास ने अपने पद में किसको अम्बुज करधारी कह करके संबोधित किया है, तो किसको कहा है, विष्णु को कहा है, बलराम को कहा है, श्री कृष्ण को कहा है, नंद बाबा को कहा है। तो इसमें सी ऑप्शन श्री कृष्ण को कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कली कराल दुकाल दारुण, यह किसकी पंक्ति है, तो यह है जायसी की या सूरदास की, नाभादास की, तुलसीदास की। तो यह तुलसीदास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है, तुलसीदास की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। पठित पाठ में तुलसीदास ने माता सीता को क्या कह करके संबोधित किया था, क्या अम्ब कहा था, मया कहा था, माते या माता। आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा अम्ब कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित में कौन सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं, तो यहाँ सगुण भक्ति धारा में दो मतलब जो है भक्ति शाखा चलती है, कृष्ण भक्ति शाखा, एक मतलब जो है राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति शाखा में कौन आते हैं, सूरदास जी। ठीक है, और बाकी यहाँ नाभादास ये भी जो है राम भक्ति शाखा के हैं, और इनकी रचना अगर कभी पूछ ले तो भक्तमाल है। क्या है, भक्तमाल। ठीक है, और तुलसीदास जी तो राम भक्ति शाखा के हैं, और भूषण क्या है, तो ये रीति काल के हैं। कहाँ क्या है, किस काल से हैं, ये रीति काल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 64। पार्वती मंगल किसकी रचना है, तो तुलसीदास की, नाभादास की, जयशंकर प्रसाद की, सूरदास की। तो आप सबको पता है तुलसीदास की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 65। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, क्या स्वामी रामानंद, अग्रदास, वल्लभाचार्य या नरहरिदास। तो इनके जो है दीक्षा गुरु आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 66। रोर शब्द का अर्थ क्या है, क्या चमक, कोलाहल, गोंद, कमल। ठीक है, तो क्या है, कोलाहल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न 67। सूरदास ने अपने प्रथम पद में भोर होने का
किस पुष्प के खिलने का संकेत देते हुए श्री कृष्ण को जगाते हैं? गेंदा के, गुलमोहर के, चमेली के, कमल के। तो किसका हो जाएगा? कमल के, ऑप्शन डी। ठीक है, और उसमें आपको मिलेगा कुमुदनी, कुमुदनी, ठीक है, कुमुदनी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 68। ठीक है, पठित पाठ में सूरदास के पद कहाँ से संकलित हैं? तो सूरदास के पद जो हैं वो कहाँ से हैं? सूर सागर से हैं। ठीक है, और बाकी साहित्य लहरी भी सूरदास की रचना है, और राधा रस के लिए ये भी सूरदास की रचना है, सूर सरावली ये भी सूरदास की रचना है। लेकिन यहाँ पे जो है पठित पाठ से में जो सूरदास के पद आए हैं वो सूर सागर से आए हैं। ठीक है, चलिए 69 हम लोग जो आखिरी अब चल रहे हैं। कवि तुलसीदास की माता का क्या नाम था? क्या हुलसी, चुनिया, नरसी या विद्या? क्या नाम था? तो हुलसी था। ठीक है, और ये चुनिया कौन थी? तो ये पालन पोषण, ये कौन थी? जब उनको तुलसीदास जी को निकाल दिया गया था घर से, ठीक है, निकाल दिया का मतलब जो है जब इनका जन्म हुआ तो इनको जो है इनके पिता जो है इनके ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए इनको जो है घर से जो है बाहर कर दिया था। तो इनके जो है पालन पोषण जो है किसने किया था? पालन पोषण जो है वो चुनिया नामक प्रतिपालिका दासी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। ठीक है, चलिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो क्या बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? तो इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए आप लोग 70 प्रश्न था ऑब्जेक्टिव, मैंने 70 को करवा दिया। ठीक है, और चारों ऑप्शन के साथ करवाया है। इसमें जहां आपको भी कहीं कहीं कोई डाउट लगा हो तो जरूर कमेंट करिए। और हाँ, आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों ने 70 में से, देखिए आप लोग जो है एग्जाम में कितना किए वो बात अलग है, लेकिन यहाँ आप लोग जरूर देखिएगा 70 में से आप लोग कितना सही किए हो। ठीक है, उसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, इसमें जितने भी व्याकरण के मुख्य टॉपिक होते हैं जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको मैं जो है टॉपिक वाइज इसको इस पे करवाता रहता हूँ, प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ। आप लोग जो है इसमें जो भी अगर जिसको भी आपको लगता है कि व्याकरण में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या व्याकरण में हमें अच्छा नंबर कर लाना है, तो आप लोग इसमें जो है आकर के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।